नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से यह दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, जो यूपीएससी जैसी हार्ड परीक्षा दिलवाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, एजुकेशनल जो ताकत थी वो बच्चों के अंदर डालते थे, देश का भविष्य बनाते थे। वो शख्सियत टीचर वाली शख्सियत हमारे बीच नहीं रही। मेरा मतलब वो टीचर आज नहीं रहे, वो टीचर नहीं रहे, गलत मत लेना मेरी बात को। वो टीचर नहीं रहे, वो अब राजनीतिक हो गए हैं, राजनेता हो गए हैं, किसी पार्टी के सदस्य हो गए हैं, राजनीतिक पार्टी के सदस्य हो गए हैं, जिनका नाम है अवध ओझा सर। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। पिछले दिनों अवध ओझा जी से किसी ने पूछा था कि आप बताइए, देखिए अच्छे टीचर हैं, वो जगह जगह जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपीएससी जैसी परीक्षा दिलवाते हैं, वो तैयार करते हैं बच्चों को। उनसे पूछा था कि आप बताइए देश के अंदर सबसे बड़ा नेता कौन है आज के दौर में, सबसे बड़ा और अच्छा नेता। तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी थे, आज नहीं है। आज राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं। यही नहीं, पिछले 1-1.5 सालों से मैं इनके वीडियो देखता आ रहा हूं, इनकी बातें सुनता आ रहा हूं। इनकी बातों से मुझे लगने लगा था कि ये राजनीतिक पारी जरूर खेलेंगे, राजनीति के दलदल में जरूर जाएंगे। पता नहीं कौन सा लालच इनके मन में आ गया था, कौन सा इनको कह सकते हैं कि इनको ऐसा एहसास होने लगा था कि ये जो चीजें मुझे मिल रही हैं, ये जो इज्जत मुझे मिल रही है, स्टूडेंट्स देखते ही मेरे पैर छूते हैं, सलाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये सब छोटा है। अब मैं राजनीति में चला जाऊंगा तो मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएंगी, बड़े बड़े लोग मुझे जान जाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग, मैं मंत्रियों के साथ उठा बैठा करूंगा, हो सकता है कि कभी खुद भी मंत्री बन जाऊं। ऐसा लालच अवध ओझा के दिल और दिमाग में मुझे लगने लगा था, और वही हुआ। मैं पहले भी इस बात को कहता था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एजुकेटर, एजुकेशन देने वाला, प्रोवाइड कराने वाला, यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने वाला आदमी यदि ऐसे राजनीतिक दलों में शामिल होते रहेंगे तो हमारे देश में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, ये लोग बनने कम हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति इतना, जिसे कह सकते हैं ना, एक ऐसी दलदल है कि जिसमें खुशबू तो है नहीं, बदबू ही बदबू है चारों तरफ। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कितना भी किसी का भला कर लीजिए, आपके ऊपर लांछन लगेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि आप अच्छे काम करते ही नहीं हो, होता यह है कि आप किसी के काम आते ही नहीं हो। जब वोट मांगने आप जाते हैं तो पता नहीं किस किस के पैरों में आप पड़ते हैं, दूर से ही दंडवत प्रणाम कर लेते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, वादे कर देते हैं, कसमें खा लेते हैं, और उसके बाद जब जीत जाते हैं तो एकदम आराम से एसी में आप बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, वो कौन है ये, मैं जानता नहीं इसको। अच्छा, हाँ बताओ, अच्छा मैं देखता हूं, और पीए से बोल दे जरा, पीए करवा देगा ये काम, पीए से बात कर लो जरा। फिर इनके पास बात करने तक का वक्त नहीं होता। सवाल यह है कि इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स को, एजुकेटर को राजनीति में जाने की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैंने पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि फिल्मों से निकलकर जो अभिनेता जो राजनीति से जुड़े, उनका फिल्मी कैरियर खत्म। लोग उनको सर पे बिठा के रखते थे, मंदिर तक बनवाए जा चुके थे उनके, इतना प्यार उनको करते थे कि उनको देखने के लिए हजारों की भीड़ एकदम इकट्ठा हो जाती थी। आज जब वो भाषण देने आते हैं, बोलते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी एक पार्टी की लाइन से बंध जाता है, वो उसी पार्टी की लाइन की बात करेगा जो उसे ऊपर से दी गई है। दूसरी पार्टी चाहे कितना भी अच्छा काम कर रही है, दूसरा नेता चाहे कितना भी अच्छा है, वो उसकी बात करेगा ही नहीं, वो उसको गलत साबित करेगा, खुद को अच्छा साबित करेगा। अब आप बताइए, क्या एजुकेशनल स्पीकर को इस तरह की दलदलों में फंसना चाहिए? जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, सॉफ्ट हैं, वो क्लियर बात करते हैं, ये भी सॉफ्ट थे,
ये भी क्लियर बात करते थे, बड़े बड़े उदाहरण लोगों को देते थे, बच्चों को समझाते थे। आज खुद एक अच्छी खासी रेपुटेशनल जिंदगी को, इज्जतदार जिंदगी को छोड़कर, मैं तो कहूंगा छोड़कर, वो ये कहेंगे कि नहीं मैंने छोड़ा नहीं है, मैं तो सिखाऊंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को, ये लाइन में नहीं छोड़ सकता। लेकिन उनका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, वो उसे छोड़कर राजनीति में कूद गए हैं। अब वो वही भाषा बोलेंगे जो उनकी पार्टी की भाषा होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई किसी पार्टी को वोट देता है, कोई किसी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब पढ़ने आते हैं, जब शिक्षा लेने आते हैं, तो उनके सामने सिर्फ टीचर का चेहरा होता है और अपनी किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं और अपना कैरियर होता है। वो लोग एक अजीबोगरीब दृष्टि से इनको देखेंगे अब, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाते वक्त ये अपनी पार्टी की नीतियों का गुणगान जरूर कर जाएंगे। इतना बोलना सीख जाते हैं नेता, हर चीज में कहीं ना कहीं ये बता जाएंगे कि वो अच्छा नहीं है, वो आदमी अच्छा नहीं है। अब ये राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता बता रहे थे, बहुत अच्छा नेता बता रहे थे, देश का नंबर 1 नेता बता रहे थे। अब देखना आप, अब देखना कि ये राहुल गांधी के ऊपर ही लांछन लगाने शुरू कर देंगे, उनको ही बुरा बताना शुरू कर देंगे। तो आदमी का दीन और ईमान कहां बचा है, कैसे बचा है? शिक्षा पर ही भरोसा कर सकते हैं ना देश के अंदर। शिक्षा, आपको बताता हूं एक चीज, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है कि आपसे जो चोर उचक्के, जो डकैत हैं, वो आपसे पैसा छीन सकते हैं, आपका पर्स लेके भाग जाएंगे, आपका मोबाइल छीन लेंगे, आपकी गाड़ी छीन लेंगे, हो सकता है आपका घर भी छीन लें, कपड़े उतरवा दें। लेकिन शिक्षा एक ऐसा कवच है आपका जिससे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। शिक्षा के अंदर कभी भी दोगलापन नहीं आना चाहिए, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहते देना चाहिए। लेकिन हमारे टीचर, पता नहीं क्या हो रहा है लोगों को, जिसे देखो वो राजनीतिक पार्टी में भागने की कोशिश कर रहा है, एमएलए बनने की कोशिश कर रहा है, एमपी बनने की कोशिश कर रहा है, फिर मंत्री बनने की कोशिश करता है। बंगले गाड़ी चाहिए उसको, ऐशो आराम चाहिए, पूरा कवच चाहिए, पुलिस चाहिए, जिप्सियां चाहिए। ऐसा लालच इंसान को डुबा देता है। और मैं आपसे आज कह रहा हूं इस बात को, अवध ओझा जी ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अपनी लाइन में भी ये अपना मान और सम्मान गिरा चुके हैं और राजनीतिक लाइन में भी ये अपना मान सम्मान गिरा लेंगे। वहां तो किसी नेता का वैसे भी कोई मान सम्मान होता नहीं है। दुनिया भर के लांछन लगाए जाते हैं, वो चोर है, उसने इतना बड़ा घोटाला किया, वो उसका अकल देखो, उसकी शक्ल देखो, वो ऐसे कर रहा है, वो मतलब अनगरल बातें एक दूसरे के प्रति करते हैं नेता लोग। और वही बातें अवध ओझा को करनी पड़ेंगी। अब अवध ओझा जी से मैं फिर भी इस बात को कहना चाहता हूं कि एक बिजनेसमैन होते मुझे समझ आ रहा था, एक वकील होते मुझे समझ आ रहा था, कुछ और काम करते होते तो मुझे समझ आ रहा था कि आप राजनीति में आ जाइए। एक एजुकेशनल होने के बावजूद, एजुकेटर होने के बावजूद, शिक्षा का मतलब जिसे कहते हैं शिक्षा का मंदिर होता है, उस मंदिर का पुजारी होने के बावजूद आप लोगों को मोटिवेशनल जो स्पीच देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यूपीएससी जैसी हार्ड परीक्षा आप दिलवाते हैं बच्चों से। ऐसा काम करना और राजनीति करना जमीन और आसमान का फर्क है अवध ओझा जी। मुझे यह आपका कदम अच्छा नहीं लगा, आपको लगा है, आपका स्वागत है, आप करते रहिए, हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं कि जो बच्चे आपके ऊपर डिपेंड थे, वो उनके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि यार अब वो बात नहीं है, अवध ओझा सर में अब वो बात नहीं है। इनका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है, प्रॉपर पढ़ाई नहीं पाते हैं, प्रॉपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। गलियों में घूमते रहने से, झूठ बोलने से, उसकी बुराइयां करने से आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। कैसे आप पढ़ा पाएंगे बच्चों को? मैं तो कहता हूं आपने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। अवध ओझा जी जो यूपीएससी के टीचर थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, मतलब टीचर नहीं रहे, अध्यापक नहीं रहे, अब वो राजनेता हो गए। इसके लिए मैं तो आपको सिर्फ श्रद्धांजलि तो खैर क्या कहूं आपके लिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि गलत डिसीजन आपने लिया है।
खामोखा का डिसीजन लिया, बिना मतलब का डिसीजन लिया है। अच्छी खासी जिंदगी थी, अच्छे खासे लोग सल्यूट करते थे, सलाम करते थे, हजारों बच्चे आपके शागिर्द हैं, चेले हैं, जो हमेशा हाथ उनका सल्यूट के लिए उठता रहता है आपके लिए। अब देखते हैं कि आप ऐसा राजनीति में कौन सा स्तंभ गाड़ देंगे, कौन सा तीर मार देंगे कि आप पुजारी बन जाएंगे, लोग आपको पूजने लगेंगे। बिल्कुल नहीं होगा ये हमारा, मैं कहता हूं, ये मेरी बात लिख के ले लीजिए। अवध ओझा जी, आप गए, आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहीं के नहीं रहे आप। फिर भी एक बार मैं कहता हूं कि आप वापस लौट सकें अपनी दुनिया में, वो दुनिया ऐसी थी जिससे देश मजबूत होता था, शिक्षा बढ़ती थी, तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।